ये कोई डाउट है अभी तक आप लोगों को? नहीं, फंडामेंटल राइट्स में कोई भी इशू नहीं है अभी तक? कोई केस ऐसा जो समझ ना आया हो? ऑल्दो हमने बहुत ज्यादा ही डीप में कर लिया है, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया है फंडामेंटल राइट्स में। आगे से किसी टॉपिक में इतना नहीं लगेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा थे, तो इस वजह से मैंने इसमें सारे केस लॉज करवाए हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ज्यादा केस लॉज नहीं है, बाकी चीजें बाकी सब कुछ स्टैटिक है। फंडामेंटल राइट्स ही एक ऐसी ब्रांच है हमारे पास जो इवॉल्व होता चला जा रहा है। लाइक आर्टिकल 21, 19, यहाँ पर जितने केसेस आते हैं उसके हिसाब से न्यू लिबर्टीज मिलती चली जाती है, न्यू पॉलिटिकल आइडेंटिटीज मिलती चली जाती हैं। डीपीएसपी में इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे हमारे पास। डीपीएसपी चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डीपीएसपी जो है हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप लोगों को पता होगा, देखो हल्का फुल्का हम इसका इंट्रो लेते हैं पहले। डीपीएसपी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी जस्ट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने डीपीएसपी को इवॉल्व किया हो। अगर हम अपना इंडियन ट्रेडिशन देखते हैं तो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से आपको पता होगा फ्रॉम द वेरी अर्ली पीरियड, लाइक फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन, हम सोशलिस्टिक इन नेचर हैं। हम बहुत ही ज्यादा सोशलिस्टिक इन नेचर हैं, जहां पर हम इकोनॉमिक और साथ में हमारे पास इकोनॉमिक जस्टिस को बहुत ज्यादा लाइमलाइट देते हैं। पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को भी हम बहुत ज्यादा लाइमलाइट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा सुदर्शन लेख। हमारे पास सुदर्शन लेख, हमने एंशिएंट इंडिया में आपने पढ़ा होगा अशोका के टाइम पीरियड पे सुदर्शन लेख हमारे पास फॉर्मुलेट होती है, और उसके बाद 2 3 4 बार हमारे पास वो रिपेयर भी होती है। दैट सिंपली मीन्स कि जब जब किंग्स हमारे पास आए हैं उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो डीपीएसपी हमारी इंडियन टेरिटरी में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर एक पर्सन के अंदर ऑलरेडी इम्बाइब है, ये आपको बात पता होगी, ठीक है। हम अब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं तो हम डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मूव करते हैं। पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज लाइक 36 टू लेके 51 तक, ये हमारे पास डीपीएसपी है टोटली, ठीक है। अब ये हमने कहां से लिया है? हमने लिया है ये आयरिश आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। ये पूरा का पूरा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्वेश्चन कई बार ये भी फॉर्मुलेट हुआ है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डीपीएसपी का प्रोविजंस कहां से लिया है? उन्होंने भी कहां से लिया? इन्होंने हमारे पास स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। तो स्पेनिश से आयरिश ने लिया है, आयरिश से हमने लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मली जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट के दिमाग में होता है, तो हमने डायरेक्ट स्पेनिश से क्यों नहीं ले लिया? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का अपग्रेड वर्जन हमारे पास आयरिश में मिलता है, और आयरिश से हमने जो इसीलिए हमने आयरिश से इसे लिया है। ये चीज यहाँ पर याद रहेगी आप लोगों को। एक और चीज, हमने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के अंदर आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का ही अपग्रेड पार्ट है हमारे पास डीपीएसपी। क्वेश्चन बहुत बार फॉर्मुलेट हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है और यहाँ पर ये प्रिंसिपल्स क्यों। लाइक यहाँ पर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, कि यहाँ पर गवर्नर जनरल को इंस्ट्रक्शंस थे कि ये काम आपको करने पड़ेंगे, सो डैट कि आपके पास इकोनॉमिकल जस्टिस रहे और थोड़ा बहुत सोशल जस्टिस रहे। ऑल्दो सोशल तो वो देना ही नहीं चाहते थे हमें, लेकिन यही चीज यहाँ पर चेंज हो गई है। यहाँ पर हमने बोला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं ये ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये प्रिंसिपल्स हैं, और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस थी। सिर्फ इतना सा दिक्कत, इतना सा चेंज है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। ये हमारे पास नॉन जस्टिसेबल है, ये हमारे पास आर्टिकल 37 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। लाइक अगर आप लोग चाहो कि हम इसकी वजह से, मतलब इस डीपीएसपी को लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ पहुंच जाए किसी भी कोर्ट में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, लाइक राइट टू एजुकेशन,
अब हमारे पास फंडामेंटल राइट बन चुका है, बट अर्लियर इट वाज नॉट आवर फंडामेंटल राइट, इट वाज इन डीपीएसपी। लाइक 6 to 14 जो भी हमारे पास चिल्ड्रंस होंगे वो हमारे पास एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद गवर्नमेंट, है ना। ये जब तक हमारे पास फंडामेंटल नहीं था तब तक ये नॉन जस्टिसेबल था। लाइक कोई बच्चा काम कर रहा है, उसको बोलो कि आप ये सब कुछ छोड़ के स्कूल चले जाओ, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब ये जस्टिसेबल है, आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। इसके एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि आर्टिकल 43 जिसमें हमारे पास बोला गया है कि गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। सब लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनका जो पूरा का पूरा दामोदर है, दामोदार जो है पूरा का पूरा वो गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा। तो गवर्नमेंट ही सबको प्रोवाइड करेगी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 43 में ये सब कुछ लिखा हुआ है, पर क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? क्या आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हो? आप देखो, आप लोग अनएम्प्लॉयड हो इस टाइम पीरियड पे, लेकिन आप स्टिल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा पा रहे हो और ना ही जा सकते हो। आप कब जा सकते हो? जब हमारे पास राइट टू लिवलीहुड आपका फंडामेंटल राइट बन जाए। अभी सिर्फ ये पॉलिसी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये काम करेगी तब उसको फ्यूचर में अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिलेगा और वो दोबारा हमारे पास आ पाएगी लाइमलाइट में। तो इट इज नॉन जस्टिसेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। यही सबसे मेजर जो हमारे पास डिफरेंस रहता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। इट इज नॉन जस्टिसेबल whereas fundamental right is justiciable, although that was not sacrosanct। ऐसा नहीं कि वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चेंज किया जा सकता है on a reasonable restrictions provided by parliament। वैकेंसी नहीं आ रही है इसके ऊपर केस होता है? सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो। 43 में हमारे पास लिखा है कि गवर्नमेंट लिवलीहुड प्रोवाइड करेगी, दैट्स ऑल, लेकिन इट इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। आपने देखा होगा आजकल, मतलब कुछ समय से 2017-18 से ये चीज चल रही है कि जो भी पार्टी अब सत्ता में आना चाहती है वो एक अपना नॉर्मल पेपर लेकर आती है, लाइक जो स्टैम्प पेपर होती है उस पर अपनी ड्यूटीज मतलब लिखती है कि हम ये मैनिफेस्टो बनाती है, और उसके बाद पब्लिक को दिखाती है कि ये मेरा मैनिफेस्टो है। अगर मैंने ये काम कंप्लीट नहीं किया तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। ये चीज वहां की गवर्नमेंट बोलती है, क्या वो जस्टिसेबल है? ऑल्दो वो स्टैम्प पेपर है बट वो जस्टिसेबल नहीं है। जी, अरविंद केजरीवाल डिड द सेम, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डिड द सेम। तो लाइक हमारे यहाँ पर भी कुछ है जो कॉर्पोरेटर के चुनाव में खड़े हुए हैं पार्षद, दे डिड द सेम। तो आपको ये चीज पता नहीं चाहिए, ये सिर्फ बोल रहे हैं और वो बहुत ही ख्वाबी पलाव लिखते हैं, बिल्कुल जबरदस्त, ऐसी चीज की कुछ भी नहीं हो सकता। लाइक ग्राम पंचायत के चुनाव में वो ऐसा लिखते हैं कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी। अरे एक का तो मैंने ऐसे पढ़ा था, उस बंदे ने लिखा था कि अगर मैं यहाँ का सरपंच बन जाता हूँ तो हम अपने यहाँ से मेट्रो को पास करेंगे। समझ लो, कुछ भी लिखा है और वो भी स्टैम्प पेपर में लिखा है। तो इट इज नॉन जस्टिसेबल। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ मेन फंक्शन, मेन फीचर्स हैं इस पार्ट के, और इसको हम डीपीएसपी, जैसे हम बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसका डिवीजन नहीं लिखा है कि किस हिसाब से डिवाइड होंगे, बट हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने अपनी आसानी के लिए, हमने अपनी इजिबिलिटी के लिए इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास होते हैं सोशलिस्टिक, सेकंड हमारे पास गांधीयन एंड थर्ड इज लिबरल, ठीक है। देखो, आप जो बोल रहे हो ना वो हमारे पास डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के साथ नहीं आते हैं। वो केस आते हैं हमारे पास बैकलॉग से रिलेटेड, वो केस आते हैं हमारे पास पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड।
आपको पता होगा कि आर्मी की कभी भी जितने भी ऑफिसर्स की हुई होती है, रैलीज होती हैं, ये कभी भी फुलफिल नहीं होती है, कभी भी वैकेंसीज फुलफिल नहीं होती है। आप ये मान के चलिए कि जो हमारे पास इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इसकी पासिंग आउट पीरियड के टाइम पीरियड पे ये 1200 ऑफिसर्स को एट अ टाइम कमीशन कर सकता है। 1200 ऑफिसर्स कितना बड़ा नंबर है। कितने पास होते हैं? 300, 400, मैक्स टू मैक्स। मैक्सिमम नंबर अभी तक का कितना है? 657। इससे ज्यादा हुआ ही नहीं पास आउट, जबकि कैपेसिटी कितनी है? 1200। सिमिलरली हर एक इंस्टीट्यूशन का यही है, वो सिर्फ बहुत ही रेयर पर्सन को लेकर चलता है। चलो अब उसे छोड़ो, आप यहाँ पर पहले फोकस करो, उसके बाद हम वहां पे मूव करेंगे। तो डीपीएसपी ऑल दो हमारे पास डिवाइडेड नहीं है, वो हमारे पास 36 से लेके 51 आर्टिकल तक टोटली इम्बाइब है, लेकिन हम उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ने की कोशिश करते हैं और तोड़ भी देते हैं। और इतना जबरदस्त है ये कि पेपर्स में पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल हमारे पास सोशलिस्टिक इन नेचर है, कौन सा गांधीयन इन नेचर है, या फिर कुछ कौन सा हमारे पास इंटेक्युलर इन नेचर है। अब इनका मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशलिस्टिक होता है जहां पर हमारे पास वेलफेयर की बात की जाए, वेलफेयर स्टेट की बात की जाए, ठीक है। ऑल्दो ये वेलफेयर स्टेट हमारे पास ऑल्दो पूरा का पूरा डीपीएसपी के साथ कोरिलेट करता है, बट जहां पर बहुत ज्यादा लोगों का भला हो रहा है, दोज आर्टिकल्स वर इंक्लूड इन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब ये गांधीयन प्रिंसिपल्स जो हैं, आपने देखा होगा ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। फिर हमारे पास है कि कॉटन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। फिर आपने पढ़ा होगा कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, अल्कोहल मतलब ये ड्रिंक्स हमारे पास नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो गांधीयन थॉट्स है। ये गांधीयन थॉट्स कहाँ से प्रोमोगलेट हुए हैं? ये हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से हुए हैं, ये हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से हुए हैं, और ये हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट से हुए हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास जब जब हमारे पास गांधी जी ने किसी भी चीज के लिए बोला, लोगों ने उस चीज को सुना, तो वहां से ये सब कुछ प्रोमोगलेट हुए हैं। ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। तो अब आप गांधीयन के थॉट्स जैसे कुछ भी लगेगा, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि जो भारत है, असली भारत गांव में बसता है, कि हमारे पास गांधी जी की स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि ग्राम पंचायत के लिए कितनी बारीकी से बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं थे, बट वो ये थे कि जो हमारे पास हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो भी साथ साथ में प्रमोट होती चली जाए। तो वहां से हमारे पास पता चलता है कॉटन इंडस्ट्रीज। आज देखो कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए खादी विकास ग्राम उद्योग जो पूरा का पूरा है, और इंडस्ट्री है केवीआईसी, पूरा का पूरा उसको एक आईएएस हेड करता है। तो पूरी इंडस्ट्री फॉर्मुलेट हो चुकी है, कहाँ के प्रिंसिपल्स के थ्रू? है गांधी प्रिंसिपल के थ्रू ही है। लास्ट आते हैं हमारे पास इंटेलेक्चुअल लिबरल, जिसे हम बोलते हैं। ये होते हैं हमारे पास इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड आर्टिकल। इसमें हमारे पास 50 आ गया, 51 आ गया, जहां पर हम सेपरेशन की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से, या फिर आप मान के चलिए जहां पर भी ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड बात होती है डीपीएसपी में, ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के रिलेटेड बात होती है, या फिर हमारे पास इंटरनेशनल पीस की बात होती है, या फिर हमारे पास इसी के अंदर एनवायरमेंट की बात होती है। तो ये सब कुछ आ जाते हैं हमारे पास इंटेक्ट। आपको पता होगा वाटर एक्ट, वाटर एक्ट 1971, वाटर सेस एक्ट 1977, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 1986, बायोलॉजिकल नहीं बायोडाइवर्सिटी का नहीं, ये हमारे पास बीडीए एक्ट जो हमारे पास होता है 2002, और रिसेंट अमेंडमेंट इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इट वाज इन 2022, जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारे पास यहां से आया हुआ है, यहाँ की देन। ऐसा नहीं, देखो हम स्टार्टिंग में, मैं इसकी जैसे हिस्ट्री की यहाँ पर बात कर रहा था, इसमें हिस्ट्री में तो डीपीएसपी एक ऐसी चीज है कि सरकार इनको चाहती थी कि प्रमोट हो जाए। सरकार स्टार्टिंग में ही चाहती थी कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो है ये जस्टिसेबल रहे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इकोनॉमिक कंडीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सोशलिस्टिक कंडीशन, हमने इसको
जैसे ही कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ हमने इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है एजुकेशन प्रोवाइडेड टू ऑल, सबके लिए एजुकेशन प्रमोट होनी चाहिए, लेकिन आप मान के चलिए कि न्यू बॉर्न स्टेट है, न्यू बॉर्न कंट्री है, उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है, हर किसी को कैसे प्रमोट करेगा। आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है कि हमारे पास हर किसी को लिवलीहुड प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसा नहीं है, तो वो कहां से प्रमोट कर देगी। कल मैंने आपको आर्टिकल 23 के ऊपर एक केस बताया था, जहां पर हमने पढ़ा था कि राजस्थान गवर्नमेंट 1964 में एक्ट लेकर आई जो मिनिमम वेज से भी कम वेज प्रोवाइड कर रही है। जब गवर्नमेंट ही कम वेज प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट लिवलीहुड कैसे प्रोवाइड कर सकती है। तो ये रीजंस थे कि क्यों हमने डीपीएसपी को साथ साथ इंप्लीमेंट नहीं किया। हम इतने सोशल डायलेमा में फंसे हुए थे, बहुत ज्यादा लाइक अब देखो उस टाइम पे माइग्रेशन कितना हो रहा था, माइग्रेशन के साथ साथ एजुकेशन बिल्कुल नील थी, ऑफिसर्स हमारे पास ना के बराबर थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि वी हैव नियर अबाउट 500 आईएएस ऑफिसर्स, कितना बड़ा स्टेट, और सिर्फ 500 आईएएस ऑफिसर्स थे उस टाइम पे हमारे पास। तो ना हमारे पास कोई भी कैपेसिटी नहीं थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थे आर्टिकल्स उसको हमने फंडामेंटल राइट्स में दिया था, और बाय द टाइम जितने भी डीपीएसपी हैं हम कोशिश कर रहे हैं उनको कि हल्के हल्के उनको भी कुछ स्टैट्यूटरी लॉज प्रोवाइड किए जाएं, कुछ लीगल लॉज प्रोवाइड किए जाएं, सो डेट कि हम उनको भी जस्टिसेबल बना सके। ये चीज याद रहेगी आप लोगों को। हम बाय द टाइम कोशिश कर रहे हैं बाय लीगल प्रोसीजर्स, बाय स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स कि हम इनको भी एनफोर्सेबल बना सके। लाइक आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने देखा है हमारे पास कि गोवा को एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, अब उत्तराखंड में हमारे पास यूसीसी अप्लाई हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे पास उत्तराखंड में अप्लाई हो चुका है, और इसी के अलावा हर एक स्टेट हमारे पास करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो बहुत मुश्किल है, बट बाय द टाइम ये हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। अब आपको 45 आर्टिकल की मैंने कहानी बताई, 45 आर्टिकल को भी 45 आर्टिकल से ही निकालकर हमने 21A बनाया, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल। और इसके जस्ट और मैं अगर बात करता हूं, लाइक आर्टिकल 39 क्लॉज ए की बात करते हैं हम इसमें, लाइक हम हर एक पर्सन को उनकी पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करने के लिए लाइक उनको स्पेशल जजेस, वो स्पेशल लॉयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए आप का केस चल रहा है हमारे पास कोई भी कोर्ट में, और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो आपको इस इवन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको लॉयर्स प्रोवाइड करवाएंगे। ये खातून केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसके बाद ही हमारे पास नालसा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आएगा वो भी हमारे पास, तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें अभी तक आपको कोई डाउट है? जितना भी मैंने आपको बताया नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, एक और चीज हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, यही डीपीएसपी जो है हमारे पास इंपॉर्टेंटली जो अमेंड हुआ था वो हमारे पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड हुआ था। ठीक है, इसमें हमारे पास और प्रिंसिपल्स जोड़े गए थे, तो मेनली हमारे पास यहाँ से अमेंड हुआ था। ठीक है, और इसमें हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और भी हैं, लाइक आर्टिकल 38 को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ओके, और नॉट मोर देन इट, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम इसके एक एक स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को देखना। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखिए, अच्छा ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक एक आर्टिकल के ऊपर मूव करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सोशलिस्टिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, गांधीयन के अंदर कौन कौन से आते हैं, और लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर हमारे पास प्रिंसिपल्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है, इट वाज कंटेन्ड इन पार्ट 4th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 35 to 51 वाज डील विद द डीपीएसपी। यहाँ पर हमारे पास कुछ फंडामेंटल गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट को जबरदस्ती इंपोज करनी पड़ती है, सो डैट कि वो लोगों पॉपुलर गवर्नमेंट बन सके, लोगों का वोट ले सके। ये हमारे पास लिखा हुआ है, मतलब इवन आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 37 में 3 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में लिखा हुआ है इट इज नॉन जस्टिसेबल,
लेकिन दूसरे और तीसरे क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी तो उसमें डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 37 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में ये चीज लिखी हुई है, लेकिन 99% लोग सिर्फ क्लॉज 1 बताते हैं क्योंकि पेपर में भी वही आता है। बाय चांस अगर स्टेटमेंट बन जाए कि कोई भी पॉलिसी हमारे पास फॉर्मुलेट हो रही है और उसमें डीपीएसपी होना जरूरी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि आर्टिकल 37 क्लॉज 2 एंड 3 में ये चीज लिखी हुई है। और तो इसमें भी नहीं लिखा होगा जस्ट बिकॉज ये पूछा नहीं जाता है क्वेश्चंस में। Like next is they promote the concept of welfare state. As I told you earlier, it was for the socialistic principles. Socialistic इस principles से हमारे पास welfare government का welfare state का पूरा प्रमोशन मिलता है। आर्टिकल्स लिख लीजिए socialistic में कौन कौन से आते हैं। आर्टिकल्स इंक्लूडिंग socialistic principles, article 38, article 38 that is promote social welfare, promote social welfare। सेकेंड इसी के अंदर मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, कॉमा स्टेटस, कॉमा अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या क्या चीज है दोबारा सुन लीजिए। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 39। ऑल्दो इसमें लिखा भी होगा, एक मिनट रुको, ऑल्दो ये लिखे हुए भी हैं, ठीक है, बट ये पूरा होलसम है कि आर्टिकल वाइज क्या क्या है। आर्टिकल 39 that is educate means of livelihood, educate means of livelihood, fair distribution of wealth, fair distribution of wealth। fair distribution means देखें यहाँ पे prevention, prevention of the concentration of wealth, they both means the same। next, equal pay for equal work, most important, equal pay for equal work, equal pay for equal work, most important। ओके, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 39 में। देखो, गवर्नमेंट ने कोशिश करी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम कोशिश करी है कि हम इसको जस्टिसेबल बना सके और हम इसको कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि ये कोर्ट में एनफोर्सेबल हो लीगली भी। अगर हम बात करते हैं लिवलीहुड ऑल ऑल, ये तो इम्पॉसिबल टाइप है अभी गवर्नमेंट के लिए, आने वाले कुछ टाइम में ये चीज हो सकती है। रिसोर्स ऑफ यूज द रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड्स, ये आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है? आसिक ऊपर केस हुआ था इसके जस्ट बाद, तो ये हमारे पास नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। हम यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, लैंड सीलिंग एक्ट। गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है कि ये काम किया जाए, लेकिन वो बात अलग है कि ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लेबर लॉस। अगेन प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, लेबर लॉस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, इसके लिए हमारे पास वेरियस स्कीम्स लेकर आई जाती है।
ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। लाइक हरियाणा के में हमारे पास ज्यादा इस खेल को प्रोत्साहन मिलता है, बाकी बाकी जगह देखा जाए तो हमारे पास कम कम मिलता है। लेकिन अब नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो वहां पर हम अपना एक पूरा का पूरा क्लब बनाएंगे। इसके लिए स्पेशल इस वाले बजट में बहुत ज्यादा फंड राइज हुआ है, ठीक है, रिलीज भी हुआ है। तो ये चीज आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल और कौन सा है? नेक्स्ट इज 39A, फ्री लीगल एड। लिख लीजिए इसमें, कम्स फ्रॉम खातून केस। खातून केस ये हमारे पास शायद 1977 था या 1987 था। स्टेट ऑफ हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये है केस, ठीक है। 1980। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया कि, हाँ 1980, तो यहाँ पर बोला गया था कि हर एक पर्सन को रिप्रेजेंट, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। यही रीजन है कि कसाब तक को हमारे पास रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिला था। तो और उसके लिए कोई भी लॉयर लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको भी लॉयर प्रोवाइड किया सो डेट कि वो अपनी बातें रख सके। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 39A हमारे पास पॉलिटिकल जस्टिस दिखाता है। 39A दैट इज फ्री लीगल एड, ठीक है। ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। पॉलिटिकल जस्टिस के साथ साथ ये इक्वालिटी प्रिंसिपल की बात करता है, ठीक है। ऑल दो ये हमारे पास डीपीएसपी में है, बट ये हमारे पास आर्टिकल 14 के साथ कंबाइंड होता है। ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया यूपीएससी में, पूछा है कि हमारे पास ये पॉलिटिकल जस्टिस दिखाता है, इकोनॉमिक जस्टिस दिखाता है या सोशल जस्टिस दिखाता है। ये हमारे पास पॉलिटिकल जस्टिस दिखाता है। एक और क्वेश्चन इस तरीके से भी फॉर्मुलेट हो सकता है कि इसमें प्रिंसिपल कौन सा फॉर्मुलेट हो रहा है। लाइक लिबरल प्रिंसिपल फॉर्मुलेट वो तीनों दे देगा आपको, लाइक गांधीयन दे देगा, लिबरल दे देगा और सोशलिस्टिक दे देगा, और साथ में एक और जबरदस्त देके रखेगा, लाइक पॉलिटिकल जस्टिस बेसिस ऑन द इक्वालिटी प्रिंसिपल। ऑल्दो ये हमारे पास सेकुलर में आ रहा है, ये हमारे पास सेकुलर प्रिंसिपल्स में आ रहा है, बट इसको अगर इससे ज्यादा रीडिफाइन वाला आपको फीचर मिलेगा तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बस याद होना चाहिए। तो इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखिए इसमें, आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 दैट इज राइट टू वर्क एजुकेशन, right to work, education and public assistance in some cases. Education and public assistance in some cases. Next, Article 42, securing just and human condition, securing just and human condition for work, for work and maternity relief, maternity relief, maternity relief, MATERNITY, maternity relief। और अभी आपको पता होगा मैटरनिटी रिलीफ एक्ट भी फॉर्मुलेट हुआ है, जिसमें हमारे पास बोला गया है कि अप टू 24 वीक्स आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं हम।
अर्लियर हमारे पास क्या था कि अगर अनमैरिड वुमेन है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने नहीं जा सकती, लेकिन अब उस क्लॉज में चेंज कर दिए गए हैं। आप पहले हमारे पास क्या था, एक पूरी की पूरी टीम का आपको कंसेंसस लेना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब आप नॉर्मली 2 डॉक्टर, या अगर आपकी प्रेगनेंसी बहुत वीक है, लाइक हमारे पास 6 वीक्स तक की है, तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ सिंगल डॉक्टर भी आप उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट पढ़ लीजिएगा, ये 2020 में हमारे पास हुआ, मतलब लागू होने स्टार्ट हुआ, और 2021 में यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रखा था। प्राइवेसी हमारे पास बिल्कुल है, तो उसमें आप क्या चाहते हैं? हमने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को अलग अलग तरीके से पढ़ा है क्या? तो वहां पर हमने देखा था कि आप प्राइवेसी इन द सेंस आप किसी का भी पर्सनली कोई भी डेटा आप नहीं ले सकते हो। प्राइवेसी हमारे पास 2 चीजों में चलती है, एक फंडामेंटल राइट्स में चलती है, राइट टू प्राइवेसी इन आर्टिकल 21, और एक हमारे पास चलती है आईटी एक्ट 2000, उसके हिसाब से भी आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते। 2017 में बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केस बना था, जो कि ऑल्दो अर्लियर जस्टिस ही थे वो हमारे पास, उन्होंने उस पुट्टास्वामी केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास 2017 का, जिसमें प्राइवेसी की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी थी, और वो हाई कोर्ट के जज थे। अरे आधार केस भी बोला जाता है यार, आधार कार्ड कर क्या रहा है, लाइक आपको पता होगा, आपने अगर थोड़ा सा अपडेट रहते हैं तो कई लोगों के बैंक अकाउंट नील हो गए हैं। पूछा गया कि कहाँ से आपको बायोमेट्रिक मिला? आधार से। आप लोग आधार का नंबर देते हो, कहीं पे भी अपना स्कैन करवा लेते हो, उनके पास आपका डेटा आ गया, उनको आपके मोबाइल नंबर की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर से बड़ी चीज आपका थंब प्रिंट उनके पास है, आपका रेटिना स्कैन उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, बगल में जाते हुए आपके 2 बाल तोड़ने आपका क्लोन बना के सामने खड़ा कर देंगे। चलो लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज है, तो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट यहीं पे मैंने आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट इसको भी प्रमोट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43, securing for workers a living wage, securing for workers a living wage, proper condition for work, इसी में लिखिएगा proper condition for work, ensuring a decent standard of life, ensuring a decent standard of life। यही रीजन है कि आपको टीएडीए जो मिलता है वो स्टेट वाइज मिलता है। आप बेंगलोर में चले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यही रीजन है आप बेंगलोर में चले जाओ आपको टीएडीए ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू दिल्ली, एज कंपेयर टू उत्तराखंड, एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, बहुत ज्यादा। वहाँ चाय कितने की है? 17 रुपए की चाय है नॉर्मल। यहाँ कितने की है नॉर्मल चाय? 10 रुपए की। नॉर्मली 10 की मिल जाती है यहाँ पर, नॉर्मली मिल जाती है 10 की यहाँ पर, और 5 की तो नहीं मिलती अब। लेकिन बेंगलोर में चले जाओ, वहाँ पे 17 रुपए मिनिमम है, मिनिमम। वो छोटा सा इतना सा प्याला देता है वो 17 रुपए में। कंपनी का मान लो तो वो है एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉय ये 80 कटता है, मान लो मतलब कट रहा है उसका पूरा जो एक्सपेंस। ये कट रहा है, ये मतलब जो वो तो मिलता है यार पूरा, मतलब मैक्सिमम उसकी सैलरी मतलब मान लो 35 लाख, मतलब जो पैकेज उसको मिला है। और वो कह रहा है कि मतलब जो कार्ड खरीद के मतलब वो उसकी जो जाता है कि ये वो सारा वो 80 है मतलब मैक्सिमम। तो ये कहने का मतलब, तो अब जब इनकम टैक्स का वो होगा तो उसमें क्या मतलब इसका पूरा अमाउंट होगा, वो मतलब कि मतलब उसका जो हुआ उसको केस में उसकी जितनी इनकम आ रही है वही उसकी शो होगी, जो आपका बाकी बचता है वो पीएफ में चला जाता है। वो कब मिलेगा? जब आप 3 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहोगे, तब आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो, या फिर जब आप रिटायर होगे तब आपको पूरा का पूरा पीएफ आप ले सकते हो अपना, जो आप कटवा रहे हो समय के साथ साथ। और जो आप क्या सोच रहे हो, पीएफ क्या है? आपका नॉर्मली पैसा कट रहा है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और वो गवर्नमेंट अपना इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट भी मिल रहा है।
यही तो पीएफ है। लाइक आपने देखा होगा कनाडा, आपने अभी जस्टिन ट्रूडो ने जब हमारे पास एलिगेशन लगाए हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपने देखा होगा शेयर मार्केट एकदम से क्रैश हुआ था, एक मेजर क्रैश हुआ था, एलआईसी में क्रैश हुआ था, और अपना एसबीआई में, मतलब कुछ स्टॉक्स में बता रहा हूँ पर्टिकुलरली। तो उनके बड़े बड़े फंड्स लाइक पेंशन फंड ऑफ कनाडा हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रखा था। तो उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर दे, तो वो पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एकदम से पैसा खींच लिया। इकोनॉमी में आप लोग पढ़ेंगे कि इसे हम सॉफ्ट कैश बोलते हैं, कि जो इजीली लिया जा सकता है और इजीली दिया जा सकता है, FII, है ना। तो उन्होंने एकदम से पूरा का पूरा पैसा खींचा था, तो वो आराम से 1%, बैंक निफ्टी जो है हमारे पास वो 1% डाउन चला गया था। 400 पॉइंट्स डाउन जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो बात अलग है, अगले दिन रिकवर हो गया, बट स्टिल एकदम से क्रैश हुआ था। तो आप ये मान के चलिए वो पैसा वहां पर ऐड होता है फंड्स में, और वो फंड्स जो हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तभी तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। आप पूरा जिंदगी में काम करते रहिए बैंक, मतलब एट लास्ट आपको उतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा जितना आपका कटा है, उससे ज्यादा तब मिलेगा जब हमारे पास स्टॉक्स बिल्कुल अपसाइड चल रहा होगा हमारे पास पूरा का पूरा। तो छोड़ो, ये हमारे पास हमारा काम का नहीं है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 43A, इसी के अंदर सोशलिस्टिक के अंदर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। Participation of workers in management of organization and industry. Done? ऑल दो वैसे आपका क्वेश्चन ये आपका नहीं है, मतलब आपके उसके साथ सिलेबस के साथ कोरिलेट नहीं करता है, बट आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत फेमस एक थिंकर है, उनका नाम है एल्टन मायो। ठीक है, एल्टन मायो को उनके हेंथ्रो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना जाता है, और हेंथ्रो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी मेकिंग में, तो उनका मतलब जो पार्टिसिपेशन रेट होता है उसके साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो वहां से ये प्रिंसिपल को उठाया गया कि ऐसा होता है तो क्यों ना हम यहाँ पर भी इसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो 43A में हमारे पास पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद लिखिए आगे, इसी में एक लास्ट 47 होगा, आर्टिकल 47, that is rise level of nutrition, rise level of nutrition, standard of life and standard of public health. Rise level of nutrition, standard of life, standard of public health. तो आप लोग इसमें इसके रिलेट देखते भी हो कि हमारी गवर्नमेंट जो हमारे पास पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर आई हुई है, पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या है? जो आपके लिए पास राशन कार्ड बने हुए हैं। अब पहले क्या था, कॉपी किताब थी, किताब में हम नॉर्मली चढ़ा देता था वहां का जो भी हमारे पास पर्सन होता है। अब क्या है, आपके डिजिटल कार्ड बन चुके हैं, उनको बकायदा पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, पब्लिक तक किस तरीके से गवर्नमेंट की सारी सब्सिडीज पहुंचेंगी, तो उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीडीएस सिस्टम। पीडीएस में आपने देखा होगा अंत्योदय सिस्टम हमारे पास इंक्लूड हो रखा है, इसी में हमारे पास मातृ वंदना योजना टाइप हमारे पास यहीं से इस यहाँ से प्लस मेटर्निटी रिलीफ से हमारे पास इंक्लूड होती हैं, और वेरियस अलग अलग पॉलिसीज जो हमारे पास गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती हैं, सो डेट की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास बना रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने भी मैंने प्रिंसिपल्स लिखवाए हैं, दैट दीज आर सोशलिस्टिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं थोड़े से गांधीयन प्रिंसिपल्स की। लिखिए गांधीयन प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 याद रख लेना यार, याद कर लेना, इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इसी हिसाब से याद रखना है आपको। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, comma, seek participation of people in governance of country, seek participation of
people in governance of country. Next, Article 43. Article 43, that is securing of workers a living wage, proper conditions for workers, and ensuring a decent standard of life. Next, Article 43, Clause B, promotion of cooperative societies. Promotion of cooperative societies. Next, Article 46, promote education and economic interest of weaker section. Promote education and economic interest of the weaker section. And also protect them from social injustice and exploitation. Then again, Article 47, which was already said. No. Then 48 is इसमें एक और include कीजिए 48. Now 48 means organize. Important है 48 पूछा जाता है, ठीक है. Organize animal husbandry on, बहुत important है ये, organize animal husbandry on modern and scientific basis. ये वाला है ग्रुप में, बट जो मैं लिखवा रहा हूँ वो प्रॉपर नहीं है. Organize animal husbandry on modern and scientific basis. सेकंड इसमें सेकंड ऐड कीजिए. सेकंड पॉइंट, प्रोहिबिट slaughtering of cows. हंट नहीं, वो स्लॉटर है, काट नहीं. मतलब गाय और मतलब दूध देने वाले एनिमल्स को आप नहीं काट सकते, इस तरीके से बस बोला गया वहाँ पर. वो इसमें नहीं आता भैया, वो हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को और एनहेंस कर दिया गया, तो उसमें साइट भी हमारे पास इंक्लूड हो गया. तो वो चीज़ें हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, वो इसमें आता है भैया. प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48 क्लॉज 1 में. तो हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंक्लूड हुआ है. तो इसके थ्रू ही हमारे पास यहीं से पावर फॉर्मुलेट होती है हमारे पास. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, आर्टिकल 38 एंड 39 जूरिप्रूडेंस से रिलेट करते हैं. जूरिप्रूडेंस से मतलब टू फॉर्मुलेट लॉज एंड टू फॉर्मुलेट लीगल एक्शंस by which the judiciary can interpret the laws. तो आर्टिकल 38, 39 हमारे पास जूरिप्रूडेंस से रिलेट करते हैं. और कभी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जूरिप्रूडेंस से कौन कौन से आर्टिकल रिलेट करते हैं. डीपीएसपी में पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट तो पूरा का पूरा जूरिप्रूडेंस के ऊपर है, लेकिन डीपीएसपी में 38, 39 मेनली यहाँ पे डील करते हैं. ठीक है, गांधीयन हो गए, सोशलिस्टिक हो गए. अब हमारे पास लिख लीजिए लिबरल इंटेक्युलर. लिबरल इंटेक्युलर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं. 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड.
uniform civil code. Then again 45, free and compulsory education for children. Free and compulsory education for children. Then again 48, agriculture and animal husbandry, and established animal husbandry on the basis of modern and scientific lines. Scientific lines. Then Article 48 Clause 1, sorry, 48 Clause A, protection of environment, forest and wildlife. Then Article 49, protection of monuments, places and object of national importance. Which one? 49, protection of monuments, place and objects of national importance. आपने देखा होगा ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहीं पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है बोलता है ये हमारी संपत्ति है। खड़े रहो आप लोग, भले ही वो आपकी जमीन है। सोचो ना, आप मान के चलिए खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद वहां से कुछ बढ़िया से कटोरा निकला, उस कटोरे में 10-12 मूर्तियां निकल गई, बहुत ही एशियंट टाइम पीरियड की। वो आपका घर था, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, चलो उठो और निकलो, काइंड ऑफ थिंग्स हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोगों के हाथ से कुछ निकल भी गया था वो बोलते कि हमारा ही है, हमारे पूर्वजों ने रखा था। कुछ लोग तो बताते भी नहीं है, ठीक है। नहीं, ऐसे हर जगह से थोड़ी मिलते हैं, हर जगह से थोड़ी मिलते हैं। जैसे आप मान के चलिए साउथ में तो ऐसा है कि साउथ में आंध्र हो गया, तमिल हो गया, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ तो बहुत ज्यादा चीजें मिलती हैं, बहुत ही ज्यादा। इवन अभी आपको पता होगा एक न्यू पूरा का पूरा एक कॉपर प्लेट मिला है, जिसमें हमारे पास 12th सेंचुरी का कॉपर प्लेट मिला है। उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि वहां पर किस हिसाब से विलेज में ऑर्गेनाइज्ड विलेज किस हिसाब से वर्क करते थे, लाइक वहां पर किस तरीके से इलेक्शंस होते थे, वहां पर बड़े बड़े पर्सन्स का क्या वर्क होता था। अभी मन की बात अगर आप लोगों ने सुनी हो मोदी जी की, तो उसमें उन्होंने बकायदा बोली ही ये सारी चीजें। ये सबसे पुरानी जो केव्स मिली हुई हैं, वो जगह भी उनकी है, वो प्रॉपर्टी भी उनकी है। किसने कहा लोगों की है? आप सरकार की हो। कल की डेट में हमारा वॉर छिड़ जाए, सरकार बोलेगी कि कंपल्सरी ड्यूटी है, आप उठो और चलो, 2 दिन की ट्रेनिंग और चलो खड़े हो जाओ बॉर्डर पे। सेम एज फॉर यूक्रेन, सेम एज फॉर इजराइल। वहां की गवर्नमेंट की आप प्रॉपर्टी हो, आप लोग प्रॉपर्टी हो, आप लोग एसेट हो, ये चीज समझ के चलो। आप वैल्यूएबल एसेट कब बनोगे? जब आपको पॉलिश किया जाएगा, और ये पॉलिशिंग चल रही है आपकी। एक कंपनी अमीर उसकी रिसोर्सेज की वजह से होती है, और सबसे बड़ा रिसोर्स होता है उसका एसेट, और एसेट में हमारे पास सबसे बड़ा है ह्यूमन रिसोर्स। कोई लाइक आप मान के चलो ना, ताइवान जैसा छोटा सा देश, कुछ क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, बस सेमीकंडक्टर्स में उन्होंने अपनी महारत हासिल करी हुई है। इजराइल क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लेवल में सबसे ऊपर है वो। पुर्तगाल, अरे कितनी सी है हमारा मान के गोवा भी, चलो गोवा तो बड़ा हो गया, आप हमारा कोई भी स्टेट ले लो उससे बड़ा है, सारे स्टेट ही उससे बड़े हैं, पर वो स्टिल इतना ज्यादा लाइमलाइट में है जस्ट बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ऊपर है। तो सबसे ज्यादा, और ये टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पर्सन्स आते हैं, और पर्सन मतलब हम मतलब ह्यूमन रिसोर्स। किसी कंट्री को बहुत ज्यादा रिच करने के लिए उनके रिसोर्सेज के ऊपर काम करना जरूरी है। और रिसोर्सेज कब ज्यादा बहुत अच्छा पॉलिश होकर निकलेगा? जब उसके पास पॉलिटिकल जस्टिस होगा, जब उसके पास इकोनॉमिकल जस्टिस होगा, जब उसके पास सोशल जस्टिस होगा। हमारे यहाँ इकोनॉमिकल और सोशल के मामले में हम पीछे हैं, पॉलिटिकल में तो हम शोल्डर बाय शोल्डर चल रहे हैं हम हर किसी के साथ। किस चीज से भैया?
मतलब जैसे अपन वहाँ कुछ मिलता है तो मतलब वो गवर्नमेंट के अंडर में जा रहा है, उनको वो तो पर्यटन वो बन रहा है इसका। नहीं तो लोगों को हमारे पास 5 गुना ज्यादा पैसे देके उनको माइग्रेट किया जा रहा है वहां से, आप चलिए यहाँ से, और क्या होगा, और कुछ नहीं होता है। चलो लिव इट। ये चीज आपको समझ में आई? अच्छा, इसमें और मेन आर्टिकल कौन से हैं इसी में, इंटेक्युलर में कौन सा लिखा था लास्ट? पढ़े हैं इसका 50 लिखिए, 50 आर्टिकल 50 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके पास बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव यहाँ लिखा हुआ होगा, ये लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय जुडिशरी? जुडिशरी चलो हमने पढ़ना है। व्हाट डू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का मतलब सिंपली है लेजिस्लेचर्स के साथ, ठीक है, लाइक एमपीज हो गए हमारे पास, एमएलएज हो गए हमारे पास, लाइक ऑल द स्टेट लाइक ऑफ इन आर्टिकल 12 और इन आर्टिकल 36 जो भी हमारे पास रिलेट करता है, उनका जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं होगा। ऑल दो ये जितने भी हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, दे पोजेस क्वासी जुडिशियल पावर्स, बट स्टिल यहां पर बोला गया कि मेन जुडिशरी मेन है, उनसे आप इनको नहीं कोरिलेट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 51। अगेन ये कई बार पूछा गया है आपसे एमसीक्यूज में कि हम इंटरनेशनल पीस के साथ रहेंगे, हम इंटरनेशनल ट्रीटीज कर सकते हैं, हमारा देश कॉमनवेल्थ का देश नहीं है, हम अपने आप से हम सोवन हैं, ये कहाँ है? प्रियम्बल में तो है, प्रियम्बल के साथ साथ डीपीएसपी में है, डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में है। 51 में बोला गया है कि हम इंटरनेशनल पीस के लिए कुछ भी काम करने के लिए स्टार्ट है। लाइक हमारे पास इंटरपोल है, इंटरपोल में हम अपने सीबीआई को इंक्लूड करते हैं। हमारे पास वेरियस जितनी भी हमारे पास आप देखते होंगे कि हमारी आर्मी जो है हमारे पास दूसरी कंट्रीज के साथ हमारे पास स्ट्राइक कर रही हैं, उनके साथ कंबाइन कर रही हैं, और उसके बाद बहुत ज्यादा बार आपने देखा होगा कि एक्सरसाइजेज होती रहती है हमारी आर्मी की, तो वो कहाँ से हो पा रही है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की वजह से। इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन डीपीएसपी एंड आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें से जो आपसे मेनली पूछा जा सकता है, प्री में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किसके साथ कोरिलेट कर रहा है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप इन फ्यूचर कभी पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 44 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, and article 50 and 51 is the most important, like all other articles was included in various part of our constitution, but ये नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक सेकेंड। वाइल फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये हमारे पास इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं डीपीएसपी, और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं हमारे पास फंडामेंटल आर्टिकल्स। इकोनॉमिक जस्टिस और हमारे पास सोशल जस्टिस के एक वर्ड यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव की बात की जाए तो डेट सिंपली मीन्स कि वो हमारे पास इकोनॉमिक और सोशल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है कि हमारे पास डीपीएसपीज एम एट सिक्योरिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस थ्रू एप्रोप्रिएट स्टेट एक्शंस। They impose obligation on the state and gives the direction to take positive actions to promote social welfare. Okay, keep in your mind that all the articles include in fundamental rights are negative in nature, while all the articles including in DPSP were in positive in nature, are in positive in nature. Why so? ऐसा क्यों है? Just because वहां पर arbitrary actions को रोकने के लिए वो कानून है, और दे प्रोवाइड पॉजिटिविज्म टुवर्ड्स सिटीजंस। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्टेट्स को डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं। दैट्स व्हाई डीपीएसपी वर टेकन एज पॉजिटिव इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की निगाहों से देखोगे तो डीपीएसपी पॉजिटिव है और फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव। अगर आप सिटीजन की निगाहों से देखेंगे तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिव, डीपीएसपी का तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। हम बस देख ही सकते हैं, गवर्नमेंट उसे इंप्लीमेंट करेगा, हम खुद से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास जैसे आर्टिकल 37 क्लॉज 2 क्लॉज 3 में बोला गया है, दीज आर द आइडियाज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, ओके, और पासिंग अ लॉ। As I told you earlier, in Article 37 itself, the DPSPs are non-justiciable,
and court cannot be approached for their enforcement. Like आपको पढ़ाया नहीं गया, आप सरकार के पास आप कोर्ट में पहुंच जाओ कि मुझे तो गवर्नमेंट ने नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं हो सकता। आप गवर्नमेंट के पास पहुंच जाओ कि मतलब आप सरकार कोर्ट में पहुंच जाओ कि सरकार मुझे जॉब ही नहीं दे रहा है, नहीं हो सकता। पॉसिबल तो सब है भैया, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, और देशों में पॉसिबल है रिसोर्सेज के हिसाब से, नॉट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो हर जगह होती है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास। अब रिसोर्सेज की वही थ्योरी है, आपने ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत देखा होगा कि एक्सपोनेंशियली बढ़ता है पॉपुलेशन, एक टाइम पे आने के बाद स्टैग्नेंट होता है, देन हमारे पास टर्मिनेट होता है। हम स्टैग्नेंट की कंडीशन पे आ चुके हैं, हम रेट तो नहीं होंगे हम आने वाले 15-20 साल तक उसके, क्योंकि हमारे पास ऐसा ही होता है, तो टर्मिनेट होने का तो मतलब ही नहीं है। लिमिट इसके बाद हमारे पास बात होती है आर्टिकल 39-32, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दे इम्बॉयज द ज्यूरिप्रूडेंस डॉक्ट्राइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताना वह पे भूल गया था तो मैंने लिखवा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट आर्टिकल 42 अमेंडमेंट एक्ट एडेड आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको क्रैम्प करना है, यू हैव टू क्रैम्प दिस पॉइंट जस्ट बिकॉज आपसे पूछा जाता है कि किस आर्टिकल से कौन कौन से फंडामेंटल आर्टिकल्स मतलब डीपीएसपी को ऐड किया गया है। लाइक 42 अमेंडमेंट एक्ट से ही हमारे पास 39 क्लॉज ए को ऐड किया गया है, दैट इज नथिंग बट द फ्री लीगल एड। ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। ये जो हसीना खातून करके जो केस हुआ था 1980 में, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए थे स्टेट गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट को कि आपको एक ऐसी अथॉरिटी बनानी चाहिए जिसके थ्रू जो अपना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है वो रिप्रेजेंटेशन दे पाए। तो गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठे कि इसे डालें कहाँ, फंडामेंटल राइट्स में डालेंगे तो ये तो बहुत गजब हो जाएगा, हम इसे डीपीएसपी में डालते हैं सो डेट कि इसके पास लीगल एनफोर्समेंट भी रहेगा, बट ये बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं होगा कि हमें प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इसको 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। नाउ इसके बाद ही हमारे पास 43A हमारे पास ऐड किया गया कि बेटर लिविंग कंडीशंस होंगी, लेबर लॉज हमने इसमें ऐड किए। 48 क्लॉज ए में हमारे पास एनवायरमेंट से रिलेटेड हमने चीजों को ऐड किया सो डेट कि हम अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, पॉल्यूशन एक्ट, ये हमारे पास यहाँ पर हम लेके आ सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस, ये हमारे पास आर्टिकल 39 क्लॉज ए में भी ऐड किया गया। ठीक है, इसमें हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ओके, एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि BR अम्बेडकर ने डीपीएसपीज को हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला है। ऑल्दो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी था 1935 के एक्ट में, लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर डीपीएसपीज को मेजरली हम लॉज में फॉर्मुलेट करते हैं तब वो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा जीतेगी जिसने इनको फॉर्मुलेट किया। लाइक अगर मैं कल की डेट में चुनाव लड़ने लगूं और मैं अपने डीपीएसपी को ही एज अ लॉ फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूं तो मेरे लॉज कैसे होंगे, समवट लाइक समझ के चलो मेरा जो मैनिफेस्टो बनेगा वो कैसा बनेगा कि सारी जितनी भी हमारे पास SC ST OBC हैं उन सबके लिए फ्री एजुकेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबके लिए फ्री एजुकेशन, बच्चों के लिए, सब बच्चे नहीं, बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए फ्री एजुकेशन। दूसरा पॉइंट, सबके लिए फ्री अनाज, फ्री खाना, मैंने अभी आपको पढ़ा है वो हमारे पास थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास रह जाएगा लाइक सबके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, आर्टिकल 43। सबके लिए समान कानून, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। कुछ बहुत ही आइडियलिस्टिक नहीं लग रहा है आपको? अगर कोई भी ऐसा मैनिफेस्टो बना दे लाइक आपके लिए, आप गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए, अगर जॉब नहीं लग रही है तो बेरोजगार भत्ता वो भी बहुत बढ़िया, सब लोग जितने बैठे हो सबके लिए कानून एक जैसा, और सब कुछ लाइक हम इंटरनेशनल पीस की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों का योगदान। अगर मैं कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहता हूं तो मैं पहले आपसे पूछूंगा लाइक रेफरेंडम टाइप कंडीशंस, मतलब आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में आप हेल्प कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ही आइडियलिस्टिक बातें लग रही हैं। और अगर ये आइडियलिस्टिक बातें यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हैं तो बट कॉमन में ही जीतूंगा।
और ये इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। पर ये बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, अगर कोई गवर्नमेंट इन पॉलिसी, इन पॉइंट्स के थ्रू अपना पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है या फिर मैनिफेस्टो क्रिएट करता है तो वो कभी नहीं हार सकता। ये सही बात बोली थी उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो, कोई फायदा नहीं है, बोला तो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर लिखा हुआ है आर्टिकल 37। चले जाओ कोर्ट, मैं तो बोलूंगा मैंने बोला था पर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। सरकार क्या बोलेगी, पैसे नहीं है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ओके, और भी हमारे पास डायरेक्टिव्स हैं, यही नहीं है, और भी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव्स हैं। लाइक हमारे पास आर्टिकल 350A, जहां पर हमारे पास बोला गया कि अपनी मदर टंग को बचाने के लिए, मतलब कोई तेलुगु है तो उसको तेलुगु आना चाहिए, तमिल है तो तमिल आना चाहिए, लाइक कोई गढ़वाली है, कुमाऊनी है तो उनको उनकी मदर टंग आनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 350 क्लॉज ए में बात की गई है कि आप प्राइमरी लेवल तक, लाइक कई जगहों पे तो 5th लेवल तक भी आप स्कूल में, उनकी जो स्कूल एजुकेशन होगी उनकी वो प्राइमरी मतलब उनकी मदर टंग में ही होगी। इट इज द अनदर डायरेक्टिव। अगर आप मराठी हो तो आपको मुंबई की लैंग्वेज आनी चाहिए। वो मुंबई के लिए नहीं निकला था, वो अभी कर्नाटका में बोला कि कन्नड़ आनी चाहिए आपको। अभी एक ही लैंग्वेज एट प्रेजेंट वहाँ के सीएम ने ये पर्सनल से बयान दिया है कि अगर आप कर्नाटका में हो तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए। ओनली वन लैंग्वेज। लेकिन वो कहाँ है, सिर्फ बयान दिया है ना, पॉलिटिकल एजेंडा है वो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 22 में से कोई सी भी लैंग्वेज आती हो इट्स इनफ फॉर यू कि आप यहाँ के सिटीजन बन जाओ। सो लीव इट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास जो है दैट इज आर्टिकल 351, calls upon the union to promote and spread and development of हिंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं लैंग्वेजेस आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर अगेन ये आर्टिकल्स आएंगे आपके सामने, ठीक है। ये आर्टिकल्स अगेन आपके लोगों के सामने आएंगे, बट अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि इट वाज द डायरेक्टिव्स, ये हमारी गवर्नमेंट को बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि ऐसा प्रमोट होना चाहिए। 351 में क्या बोला गया है कि आप हिंदी के अच्छे काम के लिए, हिंदी को प्रमोट करने के लिए लॉज फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कोई कमीशन कमिटी आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसी के कल्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 355 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई है और उनकी एफिशिएंसी और उनकी सर्विस टर्म्स ऑफ कंडीशन और सर्विसेज के बारे में बात की गई है। अगेन इट इज अ डायरेक्टिव टाइप ऑफ थिंग्स, नॉट फंडामेंटल इन नेचर। बट ऑलरेडी मैं आपको शेड्यूल 5 में ये चीज समझा चुका हूँ, वहां पर मैंने यही आर्टिकल बोलने की कोशिश करी थी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल डीपीएसपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज डीपीएसपी इज जस्टिसेबल, sorry, fundamental right is justiciable and DPSP is non-justiciable in nature. That simply means fundamental rights always have a edge over DPSP, always have a edge over DPSP. But कहीं कहीं पर DPSP ज्यादा पावरफुल है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यहां नहीं लिखा हुआ है, मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट हमारे पास बोलता है DPSP and fundamental rights are the wheels of same chariot। मतलब एक रथ के पहिए हैं, दो पहिए की अगर हम बात करते हैं तो आगे वाले पहिए DPSP और फंडामेंटल राइट्स वाले पीछे वाले, या फिर वाइस वर्सा, एक ही रथ के पहिए हैं। दैट सिंपली मीन्स अगर एक भी डैमेज हो जाता है तो दूसरे वाला वर्क नहीं करेगा। दैट इट सिंपली मीन्स मतलब दे वर्क हैंड इन हैंड टाइप ऑफ कंडीशंस। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फेसिस डाला गया। और इवन उन्होंने यहीं पर एक और बात बोली, इफ आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी कम्स इन देन आर्टिकल 14, 19 एंड 21 गोज आउट। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं। जब भी आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी की बात करी जाएगी, मतलब हम लैंड सीलिंग एक्ट की बात कर रहे हैं, हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की बात कर रहे हैं, जब भी हम बेटर पब्लिक के लिए, मतलब मोर पब्लिक के लिए बेटर कंडीशंस बनाने की बात करेंगे, तो हम इक्वालिटी को पीछे छोड़ देंगे, हम फ्रीडम को पीछे छोड़ देंगे, हम इवन राइट टू लाइफ को पीछे छोड़ देंगे।
डिग्निटी विग्निटी वाला हिसाब है, तो हम इन तीनों के ट्रियो को भी पीछे छोड़ देंगे। तो मिनर्वा मिल्स केस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ है, कि दोनों हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल कुछ हमारे पास है, like fundamental rights seeks to protect the individual from encroachment of state, and DPSP are aimed at the promotion of general welfare of the societies. As I told you earlier, from the eye of government, DPSPs are positive in nature while the fundamental rights are negative in nature. Nothing else was written here. Next is the fundamental right constitute limitations upon the state actions. Negative का मतलब यही होता है क्या कि ये लिमिटेशंस फॉर्मुलेट करते हैं स्टेट के ऊपर, और डीपीएसपीस आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट स्टेप टू एस्टैब्लिश अ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, political order. Although politicals was included in fundamental rights, and social and economical are taken in DPSP. बस खत्म हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। इसमें आप लोगों को कुछ एज सच क्वेश्चन हो आप लोगों का इसमें? मिनर्वा मिल्स केस में हमारे पास बात हुई थी कि 1930 मतलब 1980s के अराउंड में हमारे पास कि हम डीपीएसपी जो कि नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर है, अगर हम उनके हिसाब से अपना जजमेंट देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया है कि अगर इसके हिसाब से आप जजमेंट दोगे तो आप राइट टू इक्वालिटी को पीछे छोड़ रहे हो, आप फ्रीडम को पीछे छोड़ रहे हो, इवन आप लाइफ ऑफ इंडिविजुअल लाइक डिग्निटी की भी हम पीछे छोड़ रहे हो। बट यहाँ पर एक मेजर केस ये बन के चला कि आप इन सबको छोड़ सकते हो, लेकिन कब? जब आपके पास बहुत सारी पब्लिक हो और उनके वेलफेयर में काम करना हो। लाइक मैंने आपको जाते हुए परसों आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक नॉर्मल रेलवे ट्रैक है, आप खड़े हुए हो, एक साइड एक ही बंदा मरेगा, दूसरी साइड 4 बंदे मरेंगे, तो आप सबने आंखें बंद की और बोला एक को मार दो, यही बोला था आपने। मैंने बोला था ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे 4 लोग बच रहे हैं। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यही सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस था उस टाइम पे, कि अगर 4 गलती तो ना एक की थी ना 4 की थी, लेकिन वहां पर ज्यादा पीपल्स को ज्यादा गुड्स मान के चल रहे हैं, तो इस वजह से उनको प्रमोट किया गया। वो नहीं चलता यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो वहां पर ये बात बोली गई थी कि आपको डीपीएसपीज ऑल्दो दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, बट व्हेनेवर आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी कम्स इन, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 गोस आउट। और अगेन अगर आपको लिखना ही पड़ जाए तो मिनर्वा मिल्स केस का हवाला देते हुए ये वाली लाइन जरूर लिखिएगा, दे बोथ आर द व्हील्स ऑफ द सेम चार्ट, ओके, एंड दे वर्क हैंड इन हैंड कंडीशन। कुछ आप लोगों को पूछना है इसमें? नहीं? तो देखो वैसे तो मेरे पास अभी है टाइम 10 मिनट का, तो वी हैव टू डू वन थिंग। जब कल हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, वो भी 10-15 मिनट की ही है, तब तक मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा लेता हूँ इसके क्या है ना। क्वेश्चंस आर अगेन इंपॉर्टेंट थिंग ना, ज्यादा नहीं, हम 20 चल 50 क्वेश्चन तक करते हैं हम इसमें बस। अभी क्या यार ये चला गया, चलो बताते हुए चलिएगा, आप खुद बताना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट डैश हैज बीन डिलीटेड बाय द डैश अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बी, हमारे पास प्रॉपर्टी का जो अधिकार है हमारे पास लिया गया था फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे पास 31 में आता है, इंक्लूड होता था, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लिया गया था, जो कि हमारे पास जनता गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे इंक्लूड हुई थी, ठीक है। बट इसको और ज्यादा अगर डीपली पढ़ना है तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया या पावर्स को कर्टेल कर दी गई थी, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे पास 9th शेड्यूल डाला गया था। 9th शेड्यूल में हमारे पास क्या बोला गया था? 31 क्लॉज ए, जिसमें हमारे पास बोला गया था कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स को
हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और 31 क्लॉज बी में हमारे पास बोला गया था दे आर नॉट चैलेंजेबल, दे आर नॉट चैलेंज्ड इन कोर्ट। दैट सिंपली मींस इट इज अनचैलेंजेबल। ओके, तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियरिटी यहां से और मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन, रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक एक्सेप्शन इन केस ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। बकायदा आप लोगों को बताया हुआ है मैंने कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है गवर्नर, और एक्सेप्शन है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इक्वल नहीं है, वो इक्वालिटी से ऊपर आते हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी भी देश की सोवरेनिटी की, किसी भी देश की हम सोवरेनिटी की बात करते हैं, तो वहां पर जो उसका हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इक्वालिटी से ऊपर आता है। कहां पर? सिविल केसेस में। तो यहाँ पर यार अगर आपको डाउट हो रहा है इसमें कि कहाँ मैंने बताया है आपको ये चीज, एक मिनट हो जा भाई। हो गया है। वाह, रुकेगा। आप लोगों की किस्मत खराब है, इसने तो मेरा पेन ड्राइव भी लेना बंद कर दिया। सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये ऑनलाइन वालों को तो बहुत बुरा लगेगा।